एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए आज जो है 15 क्वेश्चन जो बाकी थे सीडीपी की, उसकी क्लास जो है 9 है। इसके पहले की भी क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर नंबर वाइज नहीं किया गया है, बट मैं उसको सही कर दूंगी। आपको वो सारी क्लासेस देखनी है। इसके पहले की 15 क्लासेस जो है यहाँ तक हो गई थी, सॉरी जो 15 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तक हो गया था। और आज जो है हम 15 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, जिसे भी जो भी लैंग्वेज समझ में आए आप वो देख सकते हैं। मैं सब कुछ मिक्स करके ही आपको पढ़ाऊँगी। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें से आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है जो उसकी जो विशेषता है उससे वो मैच करता है, मतलब अधिगमकर्ता और उसकी विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो देखिए पहला है कि हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कांट कंप्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। ये तो एकदम गलत लिख दिया कि जो श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता है, मतलब जिसे सुनने में दिक्कत आती है, वो जो है दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। उन्हें ये तो गलत लिखा है, क्योंकि अगर उन्हें सुनने में दिक्कत है तो वो कोई चीज़ सुन नहीं सकते हैं, बट देख तो सकते ही हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, आपको याद रखना है, सही चीज़ ही बताना है। तो दूसरा देखिए, डिसलेक्सिया लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। यस, ये राइट है। अगर आप डिसलेक्सिक लर्नर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, जो पठन अक्षमता जो अधिगम करता होते हैं, उनके में क्या दिक्कत होती है, वो जो है लिखने और पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती है, मतलब लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। तो ये एकदम राइट है, और आपको इसको याद कर लेना है, ना याद हो तो नोट कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। ये एकदम गलत है कि जो सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो स्लो होते हैं, अति सक्रिय होते हैं, कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। ये एकदम गलत लिखा है, क्योंकि वो बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं। अब 4 देखिए, 4 है कि अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब जो अवधानात्मक कमी अधिगम करता, ये जो है क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका क्या मतलब है कि उच्च अभिप्रेरणा वाले होते हैं, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ पर जो है ध्यान ना दे पाएँ, कोई भी चीज़ जो है आप ध्यान से ना पढ़ पाएँ। तो ये गलत लिखा है कि ऐसे जो है वो हाई मोटिवेशन के होते हैं एंड कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। एकदम अपोजिट लिख दिया है। इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से ना पढ़ पाए, मतलब आपका जो ध्यान है वो लंबे समय तक ना रह पाए। ये तो एक वही होता है, ये एक बहुत से बच्चों में ऐसा पाया जाता है कि जो बहुत समय तक अपना ध्यान जो है एक जगह नहीं लगा पाते हैं। तो इसका राइट क्या है? तो इसका राइट है डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। अब ये देखिए, नहीं वाला पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अधिगम के जो सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। अब ये हिंदी पे अगर आप चले गए तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो मोटा मोटा बस यही समझिए कि जो मीनिंगफुल जो फैसिलिटेशन होता है लर्निंग में, उसमें से इसमें कौन सा नहीं है, मतलब कि अधिगम को जो सार्थक बनाए, जो कि उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दे, एकदम सरल भाषा में जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चा जो है सीख सकता है, नहीं सीख सकता है। तो इसका नहीं सीख सकता है, नहीं पे ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें से गलत होगा वही सही होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब पहले से जो विद्यमान जो ज्ञान है, ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। मतलब अगर आप क्लास की कोई बच्चा जो है वो क्लास 2 में है, उसने वहाँ पर कुछ भी पढ़ा है साइंस मैथ, तो वो आगे की क्लास 3 में जो है पढ़ेगा, तो वो क्लास 3 की जो चीज़ें हैं उसको 2 से जो है वो जो पहले से विद्यमान जो ज्ञान है उससे क्या करेगा, वो नए ज्ञान को जोड़ेगा। तो ये होता ही है, हम जो भी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े होते हैं उससे हमेशा क्या करते हैं, नए ज्ञान को जोड़ते हैं। तो ये तो सही चीज़ है, गलत बात नहीं है, हमको गलत चीज़ें बतानी है। दूसरा है प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल। मतलब दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, जो कि नेगेटिव वर्ड है। अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो हमेशा मैंने टैग वर्ड्स की बात की है, और ये गलत चीज़ होती है कि आप दोहराएं, स्मरण करने को जो है प्रमोट करें, गलत है। चलिए ये सारे भी ऑप्शन देखते हैं।
यूज ऑफ एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स, मतलब उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग करें, तो ये करना चाहिए, इससे बच्चे सीखते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग का जो है इससे प्रमोट होता है। 4 देखिए, एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, एक समस्या हो उस पर आप अनेक तरीके से जो है बच्चों को विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, क्योंकि कई बार पूछता है डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अपसारी। तो गलत क्या है कि आप जो है दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट, मतलब इसमें से निम्न, फिर से नहीं वाला है, नहीं पे ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संरचनात्मक परिवेश के साथ जो है अनुकूल नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब जहाँ पर बच्चा जो है नई नई चीज़ें सोखे, नई चीज़ें सीखे, नई नई चीज़ें जो है वो उसकी खोज करता है, बट इसके अपोजिट में पूछ रहा है कि उसका जो एनवायरमेंट है उसके साथ इसमें से कौन सा जो है संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, मतलब एडॉप्टेशन। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। तो क्या ये होगा, मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ऐसा तो करना ही चाहिए, तभी तो वो जो है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट जो है आप बनाना चाहते हैं वो बन पाएगा। तो ये तो सही है और हमसे गलत वाला पूछा है। तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू इंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, मतलब जो विद्यार्थी हैं वो एक दूसरे से सहयोग करके सीखें, क्योंकि सहयोग करने से क्या होता है कि अगर आपस में आप बात करके कोई भी काम करते हैं तो उससे बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है, तो ये तो एकदम राइट है। तीसरा देखिए, टीचर एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू इलेबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करेंट नॉलेज, मतलब जो टीचर होता है उसको क्या करना चाहिए, प्रमुख जो भी प्रकरण हो उसके संबंध में विद्यार्थियों के जो विचार हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो ये तो सही है कि टीचर तो ऐसा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स के आइडियाज़ होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको एक की टॉपिक्स के रूप में और एक ऐसी टीचिंग लर्निंग का प्लान करते हैं जिसे वो इलेबोरेट कर सके और उसके फ्यूचर के लिए नॉलेज को उसको रीस्ट्रक्चर भी कर सकें। तो ये तो सही है। 4 देखते हैं, टीचर एम्प्लॉयज स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजी एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रैदर देन प्रोसेस, मतलब अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, अध्यापक जो है वो विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ये एकदम गलत है कि एक टीचर जो है वो टर्म असेसमेंट जो लास्ट में होते हैं असेसमेंट, उस पर ज़्यादा ध्यान उसको करते हैं, और जो भी प्रोसेस होता है, मतलब कि आप किस तरह से सीख रहे हैं, उसके बजाय आप प्रदर्शन वो कैसा कर रहा है उस पर फीडबैक देते हैं। तो ये चीज़ गलत है कि एक बच्चा जो है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं जब उनको परफॉर्म कुछ करना होता है तो वो उस टाइम पे उतना नहीं कर पाते हैं, बट उनका जो प्रोसेस होता है हमको उसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है वो सीख रहा है या नहीं, ना कि लास्ट में अगर आप बस उसके परफॉर्मेंस के बेस्ड पे उसको आप फीडबैक दे दें। तो ये गलत है। एंड मैंने जैसा आपको समझाना चाहा आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 18 का देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट रेदर देन, मतलब एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किस काम बजाय किसके, मतलब आप एक स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करोगे बट किसके बजाय, कौन सी एक चीज़ नहीं करेंगे और कौन सी एक चीज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं 19, लर्निंग गोल्स परफॉर्मेंस गोल्स, मतलब अधिगम लक्ष्य, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कि आपका जो लक्ष्य है, गोल है, उसके लिए आप उनको प्रोत्साहित करेंगे बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। यस, अभी मैंने आपको बोला है कि प्रदर्शन के बेस्ड पे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि हमको प्रदर्शन के बेस्ड पे बच्चों को फीडबैक नहीं देना है, उनका जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको देखना है। तो ये तो सही लग रहा है। बाकी के भी ऑप्शन देखते हैं कि क्या इससे कोई बेस्ट ऑप्शन है।
दूसरा देखिए परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स, मतलब आप जो है परफॉर्मेंस के बेस पे बच्चों को प्रोत्साहित करें, ये तो गलत है, पहले ही गलत हो गया। तीसरा देखिए फेल्योर अवॉइडिंग गोल्स, मतलब असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, ये तो एकदम गलत हो गया कि असफलता से बचने के लिए आप उनको लक्ष्य जो है वो निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करें। एंड फोर देखिए मार्क्स सीकिंग गोल्स, मतलब बच्चा जो है हमेशा अधिक नंबर लाने के लिए ही बारे में सोचे और आपको ऐसा ही उनको मोटिवेट करें कि तुम जितना ज़्यादा हो सके नंबर लेके आओ, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि हमेशा हमें नंबर लाना, उसका जो प्रदर्शन क्या है उससे ज़्यादा जो है अधिगम का जो लर्निंग गोल्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लर्निंग गोल्स पे फोकस करना चाहिए रैदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, मतलब जो एक बहुत अच्छी लर्निंग के लिए कौन सी इसमें की सबसे अच्छी जो है इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कोई चीज़ जिससे बच्चा जो है बहुत अच्छे से उसका अधिगम हो, सीख सके। लर्निंग का ही मतलब होता है अधिगम। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें से आपको सब कुछ मिलाना है, तो इसलिए सारे ऑप्शंस हमको पढ़ना है और क्या पता इसमें से कुछ सही हो या फिर कुछ ना हो, तो ये तो पढ़ने से ही पता चलेगा। पहला सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, ये तो एकदम सही है, क्योंकि आपको गोल्स अपना सेट करना होगा। जैसे कि अभी आपका सीटेड का एग्जाम है, तो आपने गोल तो फिक्स किया होगा कि आपको 140 लेकर आना है, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल भी मैनेज बनाया होगा, और आप हर दिन अगर उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप जो है उतना नंबर लेकर भी आएंगे, तो ये तो एकदम राइट है। दूसरा मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैप, हमको अधिगम रणनीति का उदाहरण यहाँ पर देखना है। तो जो मान लीजिए अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स बनाया, जैसे कि जिसे बोलते हैं संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, तो ये भी तो सही है कि आप कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो उसको चार्ट के रूप में ऑर्गेनाइज कर दीजिए। एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कोई भी चीज़ सीखने के लिए, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है ये। अगर आप बच्चों को ऐसे सिखाएंगे चार्ट्स एंड मैप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है इसके थ्रू, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तीसरा देखिए थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ये तो एकदम राइट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया है, हमको हमेशा उदाहरण एंड जो गैर उदाहरण है उनके बारे में सोच, ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसके बारे में सोचे। 4 देखिए एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, मतलब जो उनके क्लासमेट होते हैं उनको समझाना, ये भी एकदम राइट है, क्योंकि जो पीयर ट्यूटोरिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है सीखने के लिए। 5 है सेल्फ क्वेश्चनिंग, स्वयं से प्रश्न करना, एंड दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि मैंने आज भी आपको बताया था कि अपना खुद का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, सीटेट का आप एग्ज़ाम जो है वो क्यों देना चाहते हैं, आपको एक टीचर बनना होगा, गवर्नमेंट टीचर बनना होगा, तो क्वेश्चनिंग जो है हमेशा राइट होता है। अगर क्लास में बच्चा जो है प्रश्न पूछ रहा है तो उसको कभी भी डांट के चुप नहीं कराना चाहिए। अगर वो बच्चा क्लास में कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा तो इसका मतलब वो क्लास जो है इफेक्टिव लर्निंग वहाँ पर नहीं हो रही। जिस क्लास में बच्चे जितना प्रश्न पूछते हैं वो क्लास उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर सब राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। और अगर आपको सच में मेरी जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होती है आपको सिखाने की, अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा। चलिए 21 विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब इसमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। मैंने हमेशा बताया है कि एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब एक होता है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। जो बाह्य जो एक्सट्रिंसिक होता है वो आप कोई भी काम इसलिए करते हैं कि आपको कोई पुरस्कार मिलता है, कोई चीज़ मिलता है, किसी चीज़ के लालच में करते हैं, तो उसको बोलते हैं बाह्य मोटिवेशन। और जो हमारे अंदर से, मतलब जो इनर मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे आंतरिक बोलते हैं प्रेरणा, वो आपके खुद से आएगा कि आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि आप किसी और चीज़ की लालच में, मतलब आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो और आपको इसकी वजह से सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना ही है, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई लालच नहीं है, आपकी खुद की है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं 21 आई एन्जॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो मच फन, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। ये तो आप खुद के लिए कर रहे हो, यहाँ पे किसी तरह का कुछ लालच नहीं है, ये तो आंतरिक प्रेरणा है। दूसरा देखिए, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये भी आपका आंतरिक वाला ही हो गया। इंटरनल, डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स बेटर, मतलब जब मैं अपना होमवर्क करती हूँ तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैं ज़्यादा अच्छे से समझ लेती हूँ, तो ये भी इंट्रिंसिक है। 4 देखिए,
आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट्स। और यहीं पर आ गया कि मैं अपना काम इसलिए करती हूँ क्योंकि जो टीचर है वो हमको मार्क्स देखते हैं, जो नंबर है वो हमको देते हैं हर एक असाइनमेंट्स के लिए, इसलिए मुझे ये काम जो है वो मैं डेली करती हूँ। हिंदी में भी देखिए, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये जो अंक क्या है, आप इसी अंक के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और मैं आपको बता दूं सीडीपी हो गया, उसकी क्लास जो है सुबह में होती है, डेली रात में एसएसटी की क्लासेस होती हैं, दिन में भी आपकी एक क्लास होती है। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, बस एक सब्जेक्ट नहीं ऑल सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो सारी क्लासेस आप आराम से वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो देन आप वहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। अब 22 देखते हैं। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राथमिक जो क्लासरूम होता है वहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, गिव्स ओनली एग्जाम्पल्स, केवल उदाहरण दो, गिव्स ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, आप केवल गैर उदाहरण दो। अब ये ओनली आ गया तो गलत हो गया, और अगर यहाँ पर बोथ लिखा होता कि दोनों देने चाहिए तो ये सही हो जाता। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, एंड दिस इज राइट। आपको उदाहरण भी देना है एंड जो गैर उदाहरण वो भी देना है। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रेन, मतलब इन सब में से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है जो कि बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, जिससे बच्चे अर्थ निर्माण की जो है संरचना कर सकेंगे, वैसी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, मतलब अन्वेषण एवं परिचर्चा। अन्वेषण का मतलब खोज करना, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक बहुत भारी वर्ड है। इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन सही होते होंगे, और आपको भी यही ध्यान रखना है। ये जो अन्वेषण वर्ड है और ये जो चर्चा वर्ड है, मैंने आपको एक पूरा लिख कर भेजा हुआ है, आप वहाँ पर याद देखा होगा आपने, तो वहाँ पर नोटिस किए होंगे आप कि इसको मैंने पॉजिटिव वर्ड में रखा है, चर्चा एंड अन्वेषण, मतलब एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, एंड दिस इज राइट। नीचे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सूचनाओं का संचरण है, दंडात्मक है, ये तो होगा नहीं। एक मानकीकृत परीक्षण, मतलब सबके लिए एक ही परीक्षा आप रख दें, तो ये तीनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आप देखते ही आपको लगेगा कि हाँ इससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। टैग वर्ड्स जो मैंने आपको बताया है वो याद रखिएगा, टेलीग्राम पे मैंने भेजा हुआ है। चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकॉन्सेप्शंस, मतलब जो बच्चे हैं उनकी गलतियां और जो भ्रांत धारणाएं हैं, मैंने जैसा कि टैग वर्ड में लिखवाया था कि बच्चे गलतियां करते हैं और वो करनी चाहिए, उसमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती करेंगे तभी वो सीखेंगे। कुछ उनके में मिसकंसेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ भ्रांत धारणाएं होती हैं, कोई कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में गलत कुछ सोच लिए होंगे, तो ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये एक जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो यस, ये तो होता है, तभी जाकर ये बच्चे गलतियां करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि गलती करने के बाद ही वो सीखते हैं। दूसरा, कि ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल, मतलब क्या है, रुकावट और बाधा पैदा करते हैं। बच्चा गलती किया तो वो क्या हुआ, उसके सीखने में जो है बाधा उत्पन्न हुआ, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सीखना तो चाहिए, गलतियां तो करेंगे तभी तो सीखेंगे। थर्ड, शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपको इसको एकदम इग्नोर कर देना चाहिए, एकदम गलत, इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर वो गलत कर रहा है। फोर, सिग्निफाई दैट चिल्ड्रेंस कैपेबिलिटीज आर फॉर इंटरफेयर दैन ऑफ एडल्ट्स, ये सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं जो हैं वो वयस्कों की तुलना में बहुत कम है। ये एकदम गलत है। मैंने पहले भी बताया है कि बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना एक हम लोग सोचते हैं, बस उसका प्रकार अलग है। हम जो है अभी अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जॉब के बारे में, और वो क्या सोचते हैं कि उनको अभी कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सा टॉफ़ी चाहिए, खिलौना चाहिए। तो अमाउंट सेम है, बस काइंड जो है वो अलग है। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के जो एरर्स होते हैं एंड मिसकंसेप्शंस, इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। 25, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, जो संरचनात्मक ढांचा होता है उसमें आप बच्चे को किस प्रकार से देखोगे ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन पहला देखते हैं,
miniature adult who is less than adult in all aspects such as size, cognition, emotions। आपको बच्चे के ध्यान में रखना है, संरचनात्मक ढांचे में उसके हिसाब से आंसर देना है। मतलब मिनिएचर एडल्ट का मतलब जो लघु वयस्क होते हैं के रूप में, जो सभी पक्षों में जैसे आकार हो गया, संज्ञान हो गया एंड जो संवेग है वो बड़ों से, मतलब जो वयस्क हैं एडल्ट उनकी तुलना में क्या है, कम है। ये तो गलत हो गया, कम नहीं है, बराबर ही है। दूसरा, टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस। बच्चा जो है वो एक कोरा कागज है, कोरी पट्टियां हैं, खाली स्लेट है जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। ये गलत है। बच्चा बहुत से जो है एक्सपीरियंस लेकर आता है, बहुत सी चीज़ें वो पहले से जानता होता है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं बोलना है। मान लीजिए कि आप कहीं टीचर हैं, वहाँ पर एक क्लास 1 में किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है, तो वो एक कोरी पट्टियाँ या फिर खाली स्लेट के रूप में आपको उसे नहीं देखना है, क्योंकि वो घर से ही बहुत सी चीज़ें सीख कर आता है। क्योंकि परिवार जो है वो उसका प्राथमिक कारक है, स्कूल विद्यालय ये सब तो द्वितीयक कारक है। तो वो तो पहले से ही बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेकर आता है, बहुत सी भाषाएं वो सीखा होता है, एक्सपीरियंस अनुभव रहता है। तो आपको उसको सेप देना चाहिए, ना कि ये कि अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार। जो टैबुला रासा है या फिर ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस, तो ये नहीं होगा, आपको इस रूप में नहीं देखना है। और इसके नीचे का ऑप्शन देखिए, अ पैसिव बीइंग, यहाँ पर पहले ही गलत लिख दिया कि एक निष्क्रिय प्राणी है जिसको जो है किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। ये पैसिव वर्ड ही गलत है। 4 देखिए, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मतलब एक बच्चा जो है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है आप कोई भी चीज़ उसको दे देंगे तो उसमें खोज करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। अब आपको पता होगा कि एक जो कक्षा है वहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब जहाँ पर एक दूसरे के सहयोग से सीखें, तो ऐसा यूज करते समय शिक्षक की जो भूमिका है, एक टीचर का रोल जो है वो किस प्रकार का होता है। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, तो आपकी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर हो जाएंगे। 26, पहला है इज टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रेन डू व्हाट दे वांट। मतलब एक जो है मूक दर्शन होना, एकदम चुपचाप रहता है और वो छोड़ देता है कि बच्चे जो करना चाहें उन्हें करने दे, और वो एकदम चुपचाप बैठा रहता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, आप कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, इज़ टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रेन वर्क ऑन देयर ओन। मतलब क्लास छोड़ के चले जाओ और छोड़ दो बच्चों को एक दूसरे को मारे पीटे, आप एकदम क्लास से बाहर निकल जाइए और वो खुद कार्य करें, ये लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, इज़ टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। मतलब वो सपोर्ट करे, सहयोग दे और प्रत्येक समूह की जो है निगरानी करे। और सबसे 4 देखिए, इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन। उस समूह का सहयोग करें जिसमें केवल तेज बच्चे हों। तो ये तो एकदम गलत है, क्योंकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा जो है एक सपोर्टिव होना चाहिए और हर जो ग्रुप है उस पर अच्छे से ध्यान रखें कि सब कुछ वो बच्चे जो हैं कैसे कर रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं। तो ये राइट है 3। 27, which of the following statements denotes the relationship between development and learning correctly। तो देखिए, इसमें से चारों में से आपको बताना है कि कौन से इसमें से विकास और अधिगम के बीच, मतलब डेवलपमेंट और जो लर्निंग है उसके बीच में जो है सही संबंध को शो कर रहा है। सबसे बढ़िया ऑप्शन बताइए जिसमें डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों के बीच जो है संबंध दिखाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, एकदम गलत। ये इन दोनों का एक दूसरे से संबंध ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, मतलब अधिगम जो है वो विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो बिना डेवलपमेंट का जो है ध्यान है, मतलब बिना जो है डेवलपमेंट के ही, ये भी गलत है। और तीसरा देखिए, रेट ऑफ लर्निंग फॉर एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो अधिगम की दर है वो विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। अधिगम की दर जो है, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और आपका डेवलपमेंट हो रहा है, उससे जो अधिगम की दर है वो विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे जैसे सीखते हो आपका विकास भी वैसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो अधिगम है
वो और जो डेवलपमेंट है उससे वो अधिगम काफ़ी अधिक विकास की दर से बहुत अधिक हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 देखिए, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड दिस इज़ राइट, क्योंकि जो हमारा विकास है और जो लर्निंग है वो अंतः संबंधित है, मतलब वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और अंतः निर्भर है, एक दूसरे पे ही निर्भर है। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो डेवलपमेंट होता है, और आपका अगर डेवलप होगा तो और जो है और भी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। जैसे अभी मान लीजिए आपका सीटेट क्लियर हो जाता है, तो एक तरफ से ये डेवलप ही हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद से आप क्या करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे और फिर एक टीचर की नौकरी ले लेंगे। तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे, इनसे तो क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाएगा, तो याद ही रखिएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। मतलब पियाजे के अनुसार जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं, अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। मतलब आप जो है अनुभव से, एक्सपीरियंस से जो है सही अर्थ निकालने का जो एक व्यवस्थित तरीका होता है, उसको इन चारों में से क्या कहा जाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसको मेंटल टूल्स कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, इमेजेस कहते हैं एंड मेंटल मैप्स। कहीं भी अगर आपको स्कीमा दिख गया तो उसको राइट कीजिएगा, क्योंकि स्कीमा की बात किसने किया है, पियाजे ने किया है, और इसमें ही इन्होंने बताया है, स्कीमा में ही, कि जो अनुभव से सही अर्थ निकालने का जो एक व्यवस्थित तरीका होता है, एक जो ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। और स्कीमा की बात किसने की है, पियाजे ने। तो कई बार ये भी पूछता है कि स्कीमा जो है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब हम 29 देखते हैं। विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, मतलब एक उचित प्रश्न या फिर सजेशन, सुझाव, द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी, एक बच्चा जो है समझ सकता है, बी एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड द पॉइंट, मतलब वो उस बिंदु से बहुत आगे जो है ले जाया जा सकता है, अगर एक उचित प्रश्न और सुझाव के द्वारा बच्चे के समझ को। हाँ, ये तो राइट है, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया है तो एक बिंदु से आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्न में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको मैंने एक बार और आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी बच्चे को जो है कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वो यहाँ इस पॉइंट पे है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको सुझाव के द्वारा जो है आप उस बच्चे को उस बिंदु से बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं, जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो उस दायरे को क्या कहते हैं, जहां पर बच्चा जो है अकेले पहुंच सकता है, तो उस दायरे को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो याद रखिएगा, जहां पर बच्चा जो है, जिस दायरे तक बच्चा खुद अकेले तक वहां तक जा सकता है, उस काम को कर सकता है, तो ये जो दायरा होता है उसे ही बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, कल 15 और आज 15, और आगे की जो क्लासेस होंगी रात में और दिन में वो भी आप जरूर देखिएगा। 30 नंबर, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरीली थ्रू। मतलब वाइगोस्की के अनुसार जो आधारभूत जो मानसिक क्षमताएं हैं, उनको मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो उन्होंने इसमें बात की है किसकी, सोशल इंटरेक्शन की। इनकी थ्योरी का ही नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो है आप जो है एक जो मानसिक जो क्षमता है उसको उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में उसको बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया है कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो है बच्चा ज़्यादा सीखता है जब आप सामाजिक संपर्क में आते हैं तो। और इसकी बात भी किसने की है, वाइगोस्की ने ही की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही अगर आपने हर दिन पूरे मन से पढ़ाई कर ली तो आपका सीटेट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। उसके बाद से आप टीचर भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।